हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे शॉर्ट मैट्रिक्स के बारे में और हमने शॉर्ट मैट्रिक्स में समझा था कि ये मैट्रिक्स हमें बताता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में। इसके अंदर कीवर्ड्स थे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन, थ्रेट थ्रेट का मतलब क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो, और अपॉर्चुनिटी जब इन्वायरमेंट फेवरेबल हो। तो टॉस मैट्रिक्स जब आता है तो ये कहता है कि भैया शॉर्ट, ये शॉर्ट का भाई है टॉस, ठीक। छोटा भाई शॉर्ट और बड़ा भाई टॉस। अब शॉर्ट एनालिसिस से वो कहता है कि भैया आपने एक गलती कर दी। ये पूछता है क्या गलती कर दी। उसने कहा आपने हमें ये तो बताया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें ये भी बताया हमारी वीकनेस क्या है, हमें ये भी बताया अपॉर्चुनिटी क्या है, हमें ये भी बताया थ्रेट क्या है, लेकिन किस स्ट्रेंथ को कहाँ यूज करना है, किस वीकनेस को कैसे कम करना है स्ट्रेंथ का यूज करके, कौन सी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है स्ट्रेंथ से, कैसे थ्रेट को ओवरकम करना है, ये आपने नहीं बताया। तो अब कौन बताएगा इसको, इसके लिए आया टॉस। टॉस मैट्रिक्स कहता है कि आप टेंशन मत लो, आपकी जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है, जो भी एनालिसिस हो सकती है, वो हम आपको करके दिखाएंगे। और आपने जो भी सीखा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम आपको और उम्दा तरीके से और बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना बताएंगे। दिस इज टॉस मैट्रिक्स। आइए देखते क्या कहता है ये टॉस मैट्रिक्स। ये कहता है डेवलप्ड, एक सेकेंड, डेवलप्ड बाय हिंज। अब ये नाम याद रखने की जरूरत है क्या सर, एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है। पहले क्या होता था कि पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लेकिन अब कितना इंपॉर्टेंट है कि ये एक एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखो, HW होमवर्क। टॉस का आविष्कार किसने किया, होमवर्क ने किया, ठीक। HW तो आपको याद आ जाएगा। टॉस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू शॉर्ट एनालिसिस, की ये शॉर्ट का ही भाई है, सिमिलर है, इसमें कोई नया कंपोनेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस कंपोनेंट के हम मिक्स एंड मैच को ध्यान से देखेंगे। For comparing the strength and weakness of for an organization with that of the market, opportunity and threat, हम ये समझेंगे कि हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का फायदा कैसे उठा सकते हैं और कैसे थ्रेट से बचना है, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। लिमिटेशन क्या है सर, शॉर्ट की, ओवरकम बाय टॉस, यानी क्या हुआ, जो शॉर्ट की लिमिटेशन थी वो टॉस की बेनिफिट कह लो या सिग्निफिकेंस कह लो। दिस मैट्रिक्स इज एन एक्सपेंशन ऑफ द शॉर्ट एनालिसिस वेयर द term SWOT were identified individual, whereas TOS prepare a combination of the factors। ये सारे फैक्टर्स को एक साथ एक पेज पे लाके हमें दिखाता है। पोस्ट TOS short analysis was criticized on the ground that the manager frequently failed to come up with the appropriate strategic choice to overcome threat and weakness। वो स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे थे, प्रॉपर कैसे थ्रेट और वीकनेस को ओवरकम करना है, इसको नहीं बना पा रहे थे। आइए सर, एप्पल के बारे में हमने लास्ट पार्ट में ही पढ़ा था, एप्पल के बारे में एक बार फिर से देखते हैं और मैं एप्पल की केस स्टडी अगेन दिखाता हूं। सर अपने पेन से अपनी कॉपी या नोटबुक जो भी आप बना रहे हैं वहां इन बातों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है शॉर्ट एनालिसिस में। तो शॉर्ट में क्या बताता है, एस बताता है स्ट्रेंथ, वेयर डू यू डू वेल, कहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। वीकनेस, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आपको खुद को इम्प्रूव करना है। ओ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं, व्हाट आर योर गोल्स, आपके मकसद क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी को चूज करना है। थ्रेट, व्हाट ऑब्स्टिकल डू यू फेस, आपको किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अब एक बार आते हैं आपके लिए एप्पल के पास। थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको इसको रीड आउट करने में। देखिए सर, कोशिश कीजिए, और अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो फोन को ऐसे, अभी आप देख रहे होंगे, फोन को ऐसे कर दीजिएगा ताकि ये वर्टिकल फोन में दिख जाए आपको, या फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखने की कोशिश कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये जो है इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इस पे एग्जाम्पल है, जरा सुनते हैं। अगर एप्पल की ही बात करें, एप्पल की स्ट्रेंथ क्या है सर, हाई R&D है, ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ओके, ग्लोबल प्रेजेंस है, ओके, सर्व इन सेवरल मार्केट, ओके, डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है सर, वेरी गुड, एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ है, वेरी गुड, गुड मार्केटिंग स्किल्स है, वेरी गुड। सर आपकी वीकनेस क्या क्या है, सर मेरी वीकनेस है कि हमारा शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, जो भी हम बनाते हैं 1-2 साल में वो स्टैटिक हो जाता है। ओपन टू पॉसिबल हैकर्स, कोई भी बंदा हैक कर सकता है,
हमारी चीज़ों को गलत मिसयूज़ कर सकता है या उसको गलत तरीके से मतलब शो कर सकता है। जैसे भी आप जानते हैं वनरेबल टू द सॉफ्टवेयर पायरेट्स, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं लोग कॉपी कर लेते हैं। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी जो है एक बार बनाई वो लाइफ टाइम नहीं चलती, वो चेंज होती रहती है। उसके बाद लीडरशिप चेंजेस, आज पहले स्टीव जॉब्स कर रहे थे, फिर टिम कुक कर रहे हैं, उनके बाद कोई और करेगा, चेंज आते रहते हैं। अब क्या है सर, अब हम बात करें अपॉर्चुनिटी। अब इसने देखो कैसे बताया, ये इंटरनल आपको स्ट्रेंथ बता दी, इंटरनल वीकनेस बता दिया। अब ये क्या कहता है, अब आपको समझो, अब आपको शॉर्ट एनालिसिस आपने सीख लिया, अब आपको टॉस बनाना सीखो। अब ये क्या कहता है कि SO, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं आपको पेन से मार्क करूँ क्या, मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए इस वाले क्वाड्रेंट की, ठीक है। अगेन जूम करता हूँ, जरा देखिएगा इसे, ओके। ये कहता है आपको देखना है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन, इसने बताया SO। इसने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी भी बता दी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी बता दी है, मार्केट की थ्रेड भी बता दी है। ये है लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, अगर आपको हेडिंग दिख रही हो तो ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी की है। इस साइड में देखिए आप, आपकी अपॉर्चुनिटी है अलायंस आप कर सकते हैं, आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफाइड कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉरेन एक्सपेंशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मिक्स करके क्या समझेंगे वो समझिएगा। SO स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी से क्या क्या स्ट्रेटजी बनती है। फाइंड जॉइंट वेंचर पार्टनर ग्लोबली। सेकेंड, यूज R&D टू लीड द वे टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेयर पोर्टेबल ऑन द गो डिवाइस आर पॉपुलर। ओके, दूसरा इसी के साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास वीकनेस है, तो इसकी स्ट्रेटजी बनती है WO स्ट्रेटजी, यानी हम अपॉर्चुनिटी से वीकनेस को ओवरकम कैसे करेंगे। यूज अलायंस सच एज लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, आप लाइसेंस कर लो ना कि कोई दिक्कत ना हो बाद में पायरेटेड की, टू प्रिवेंट लार्ज लॉस फ्रॉम सॉफ्टवेयर पायरेट्स। सेकेंड उसने कहा एडवर्टाइज ओल्डर रिमेनिंग प्रोडक्ट फॉर चीपर टू इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, इसको आपके रीड आउट के लिए मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ। अब आपके लिए क्लियरिटी होगी, अभी भी नहीं हो रहा सर तो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा इसे टेलीग्राम में, आप देख लेना। ओके, उसके बाद है यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट क्या है सर, एक्सटर्नल थ्रेट है जैसे नया प्रोडक्ट आ जाता है, कंपटीटर्स बहुत ज्यादा है, न्यू रेगुलेशंस आ जाते हैं, न्यू फॉरेन लॉज आ जाते हैं, तो ST यानी हमारी एक्सटर्नल थ्रेट और हमारी खुद की स्ट्रेंथ और थ्रेट की क्या स्ट्रेटजी बनी। यूज मार्केटिंग स्किल्स इन प्रमोटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पुट आउट एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ इन प्रमोटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। WT स्ट्रेटजी क्या बनी, WT यानी हमारी वीकनेस भी है और हमारी थ्रेट भी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी स्ट्रेटजी होगी रिसाइकल ओल्डर प्रोडक्ट दैट मे बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। ओके, सेकंड कंसंट्रेट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सच एज हैकर, ठीक है, कि हम हैकर से इसे बचा पाए। ओके, ये चीज आपने समझ ली। चलिए मैं वापस आता हूं, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पे दिखाया। चलिए सर एक बार बुक को अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल के थ्रू देखो हमें समझना क्या है, समझो। यहाँ हमारे पास ओवरऑल 4 स्ट्रेटजी बनती है। एक बनती है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरी बनती है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, उसके बाद बनती है वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस एंड थ्रेट। ये 4 स्ट्रेटजी को यूज कैसे करें यही सीखने के लिए हम टॉस मैट्रिक्स सीखते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड एक बार इसको देख लीजिए। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजिक ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, तो एक है SO, एक है ST, एक है WO, एक है WT। SO क्या कहते हैं, ये कहता है अपनी स्ट्रेंथ से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, ये क्या कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ से थ्रेट को कम करो। उसके बाद है वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, कि आप अपनी वीकनेस और अपॉर्चुनिटी के थ्रू, जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वीकनेस को ओवरकम करो। वीकनेस एंड थ्रेट कि भैया इसे रिड्यूस करने की, कम करने की, इससे ओवरकम करने की कोशिश करनी है आपको। ओके, उसके बाद एक छोटा सा मैट्रिक्स आपके लिए, यही आपको एग्जाम में एक्चुअली यही ड्रॉ करना होता है। वो मैंने जो दिखाया वो बहुत लंबा था, वो तो बस केस स्टडी समझानी थी, इसलिए मैंने आपको डील किया। ओके, इसके बाद सर हमारा आज का जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन है, और एक ADL मैट्रिक्स मैंने छोड़ दिया था, वो ADL मैट्रिक्स मैं लास्ट में 10 मिनट में डिस्कस कर लूँगा।
बात करते हैं सर आपकी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन है क्या? देखो सर, इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। जो रेगुलर क्लासेस है, पेड क्लासेस, उसमें मैं कुछ वीडियो डेमो दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है, तो मैं आपको कुछ डेमो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज राम है, राम दिल्ली में काम करता है, ठीक है। उसने एक बिजनेस बनाया और बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है वो, और उसके पूरे एरिया में, उसके एरिया में मान के चलो 2000 की पॉपुलेशन है, ठीक है सर। और राम जी क्या बनाते हैं? राम जी समोसे बनाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा प्रॉफिट है, 2000 में तकरीबन 1500 लोग तो इनके यहाँ ही समोसे खाते हैं, 10 रुपए का एक, रोज खाते हैं, यानी 15,000 की अर्निंग तो इन्हें डेली बेसिस पे हो जाती है। दिक्कत ये है कि ये और लोगों को कैसे सर्व करें। सर ऐसा कर लेते ना, राम जी समोसे बनाएं और इनके समोसे जो हैं वो हम आगे पीछे हरियाणा में भी भेज दें, और सर गाजियाबाद यूपी में भी भेज देते हैं, गाजियाबाद वहां भी भेज देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यहां से भी 1000 कस्टमर मिल गए, यहां से भी 1000 मिल गए। क्या आप हर जगह प्रॉपर समोसे, गरम गरम समोसे भिजवा सकते हो? सर नहीं सर, खराब हो जाएंगे। ओके सर, ये अपनी फ्रेंचाइजी भी तो खोल सकते हैं। कहाँ खोलेंगे? सर देखो, हरियाणा में खोल दी एक, हाँ सर, और एक गाजियाबाद में खोल दी, हाँ सर, ये आइडिया तो अच्छा है। और सर पंजाब में खुलवा लो आप, और सर अमृतसर, पंजाब के भाई पंजाब में ही है, ठीक है, तो वहां तो सर पंजाब हो गया, ठीक है। तो सर एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी भी आप इंडिया में हो, अगर मान लो 150 करोड़ की पॉपुलेशन अराउंड इंडिया की है, लेट्स सपोज एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल। अच्छा चाइना में अगर हम समोसा एक्सपोर्ट कराएं, जैसे मैकडी है, मैकडी का जो बर्गर है पूरे इंडिया में, ओके, पूरे वर्ल्ड में, हाँ जी वर्ल्ड में, ओके, दिस इज ग्लोबलाइजेशन कि पूरे वर्ल्ड में है। तो अगर हम इनके समोसे को पूरे वर्ल्ड में ले जाएंगे तो इनका फायदा क्या होगा? सर सेल्स बढ़ जाएगी, सर खतरनाक सेल्स आएगी एकदम। जहां पे ये 15,000 एक दिन के कमा रहे हैं, इनकी सेल्स करोड़ों में पहुंच जाएगी सर, अगर पूरे वर्ल्ड में इनके समोसे बिकने लग गए, क्योंकि समोसे एक नंबर के। सर आइडिया तो अच्छा है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सर इसका फायदा क्या होता है? सर पहली चीज, अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि अमेरिका से किसी को समोसे खाने हैं तो उसे इंडिया नहीं आना पड़ेगा जी, दिल्ली में, वो अमेरिका में बैठ के राम जी के समोसे खा सकता है। अच्छा टाइम बचता है सर, ओ ये बात थी, हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो जी, आपके घर पे आ जाएगा। तो सर दिल्ली से जाएगा वहां पे, अरे बुर्बक, उसकी लोकेशन में कोई ब्रांच होगी, वो सर्व कर देगा, जैसे मैकडे और पिज्जा होता है। अच्छा ये होता है ग्लोबलाइजेशन। रुको रुको रुको, एक और फायदा है। अब जैसे समोसे बनाने इंडिया में सबसे सस्ते लेबर होते हैं, हाँ, बाकी जगह महंगे भी होते हैं, हाँ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आइडिया की, जियो की, वोडाफोन की, एयरटेल की, अब ये कंपनियां क्या करती हैं मेरे दोस्त, ये कंपनियां आपकी सस्ते लेबर ढूंढती हैं। क्यों? अगर वही अमेरिका या इंग्लैंड में किसी को कस्टमर केयर की कॉल पे रखा जाएगा, उसकी सैलरी अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए देनी पड़ेगी अमेरिका और इंग्लैंड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे 1 से 1.5 लाख में आप 7 लोगों को, तकरीबन अगर आप 20,000 भी देते हो तो भी 7 लोगों को आप जॉब पे रख सकते हो, सस्ता लेबर मिल जाता है। ओके, और चीज़ आपको बताऊं, जैसे इंडिया में अच्छे क्वालिटी का काजू किशमिश बनता है और कॉफ़ी बनती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट होके वो विदेश चला जाता है। तो क्या होता है, उन्हें चीप सोर्स ऑफ मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि अगर वही चीज़ वो अपने यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ओके सर, डेवलपमेंट करने का मौका मिल जाता है अलग अलग जगह पे। ओके, और क्या क्या फ़ायदे हैं? और ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सर ये है कि कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। अब मान लो अगर इंडिया में OnePlus नहीं आता, इंडिया में अगर आपका एप्पल का फ़ोन नहीं आता, तो हमें पता ही नहीं चलता क्वालिटी वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं। हम तो माइक्रोमैक्स के फ़ोन चला रहे होते हैं। मैंने भी एक टाइम पे माइक्रोमैक्स लिया था, मुझे याद नहीं, 2012-13 में माइक्रोमैक्स का एक ही फ़ोन लिया था, उसके बाद नहीं लिया। माइक्रोमैक्स में मज़ा नहीं आया, हैंग होता था काफ़ी। तो उससे पहले MTS का एक फ़ोन आया हुआ था, 4G का पहला फ़ोन, MTS नहीं 3G का पहला फ़ोन MTS का आया था, वो लिया था मैंने, फिर माइक्रोमैक्स का लिया था, फिर ऐसे लिया था। तो जब तक मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होंगे, आप लेंगे कैसे? और मार्केट में प्रोडक्ट तब आएंगे जब ग्लोबलाइजेशन होगा। सर चीज़ तो बड़े काम की बताइए। ओके सर, यही जो मैंने आपको समझाया, इसी चीज़ को बुक में पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी होती है सर। जैसे अगर आप मैकडी के लिए पूछे,
तो वो मैकडी के जो मालिक हैं वो ये कभी नहीं कहते कि मैं बर्गर बेच रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ज़मीन में, क्योंकि जो बंदा भी मैकडी का वो खोलेगा उसकी ज़मीन का शेयर मुझे मिल जाता है। ग्लोबलाइजेशन थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेस, इंसान सर उसका क्या, जिसको जॉब करने जाना है वो जॉब करने जाए, और जिनको सस्ते लेबर चाहिए वो इंडिया में आए, सस्ते लेबर मिल जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, हम अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये इस काम को ऐसे होना चाहिए, इस काम को ऐसे होना चाहिए, एक्सपर्टाइज जो नॉलेज है वो हमें मिलती है। ग्लोबलाइजेशन थ्रू ट्रेड, हम अपने प्रोडक्ट को कहीं भी जाके बेच सकते हैं। ओके, तो 4, अब देखो सर यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में बहुत बेहतरीन, और इसे 5 स्टार करिएगा। क्वेश्चन है व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। आप ये कह नहीं सकते कि सर इसके बिना कोई क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। तो इसमें देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज नीड टू ग्रो, हमें बड़ा बनने की चाहत होती है, नीड टू ग्रो। जैसे राम जी को क्या चाहती राम जी को, राम जी चाहते थे कि उनके जो समोसे हैं वो दिल्ली से बाहर भी जाए, कस्टमर यहाँ 1500 ही दिल्ली में मिल रहे हैं, बाहर जाएंगे और मिलेंगे। नीड टू ग्रो। देयर इज रैपिड श्रिंकिंग ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोबल थैंक्स टू द फास्टर कम्युनिकेशन। मुझे कुछ भी चाहिए, लिटरली मेरे पास एक ऐसा पेन है जो लिनोवो के लैपटॉप में पहले यूज़ करता था, वो पेन 6000 का आया था चिकागो से। मेरा पेन पहले वाला ख़राब हो गया था, गिर गया होगा ऐसे जैसे यूज़ करते गिर गया, वो वहाँ से चिकागो से आया था। अगर मैं चिकागो की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ जाता लिनोवो का लेने और फिर वहाँ से लेके आता, तकरीबन मेरा खर्चा तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुँच जाता अराउंड, फ्लाइट वगैरह, रहना वगैरह, स्टे वगैरह, और टाइम भी लगता। तो वो ये फ़ायदा कह रहा है, आपको कुछ भी चाहिए आपके घर पे मिल जाएगा। Rapid technology and changes, it is being realized that the domestic market no longer educate and rich. वो कह रहे हैं कि जब दिल्ली में ही 1000-1500 कस्टमर आ रहे हैं तो मेरा समोसा अगर बेहतरीन है तो मैं बाहर जाके क्यों ना बेचूं। अगर मैं अपने समोसे को बाहर जाके अगर सेल करता हूँ तो मेरी सेल तो और बढ़ेगी। Japan has flooded the US market with the automobiles and electronic because the home market was not large enough to absorb whatever was produced. ये आपके ICI ने एग्जाम्पल दिया है, तो रटना नहीं है, बस समझना है। वो ये कह रहे हैं जो जापानीज जो होते हैं वो लोअर कॉस्ट पे बेहतरीन प्रोडक्ट बना देते हैं, बेहतरीन, और वो भी लोअर कॉस्ट पे, तो लोग जाते हैं खरीदते हैं उन प्रोडक्ट्स को, उनकी तारीफ भी करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप जो भी कर रहे हो करो, वी आर विथ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग ये कि उनका मार्केट छोटा है। वो ये कह रहे हैं कि वो 100-200 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं छोटा है। हम 500 करोड़ के लिए बनाते हैं और हमारे पास तो 200 करोड़ लोग हैं, और हम ही अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर जाएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। ओके, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर ले जाते हैं, इंडिया में ले जाते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन हमारे यहाँ मंग है। वैसे तो अभी आपने सुना होगा कि लड़ाई झगड़े हो गए थे, इसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन और ये कोरोना वगैरह की वजह से हो गया और उनका सामान आना बंद हो गया है, सेल इंडिया में बंद हो गई है। लेकिन एग्जाम्पल ये पहले का है ICI का, इसलिए रेफर किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया में ले जाएंगे, अमेरिका ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे, बड़े बड़े जगह ले जाएंगे और अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचेंगे। देयर कैन बी वेराइड द अदर रीजन एज नीड टू रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और चीप लेबर। ये मैंने आपको पहले बता दिया, सस्ता सामान मिल जाता है, सस्ते लेबर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ओके, अब ये Hyundai का एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपका होमवर्क है, जरा रीड कर लेना। उसके बाद है कंपनीज ऑफ्टन सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब कह रहा है सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब मुझे यहीं पे समोसे बना के सबको ले आके देने होंगे तो समोसे तो खराब हो जाएंगे ना। जब मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे सेल ज़्यादा है तो मैं वहाँ पे एक ब्रांच खोल लेता हूँ ताकि कस्टमर वहीं से ऑर्डर ले, वहीं पे उन्हें ताज़ा ताज़ा मिल जाए। तो ओवरसीज प्लांट्स मतलब कि जहाँ भी हमें लगता है कि हमारी फैक्ट्री बन सकती है हम वहाँ ब्रांच खोल लेते हैं। जहाँ भी हमें लगता है सेल्स अच्छे है, मार्केट अच्छा है, वहाँ ब्रांच खोल लेते हैं। टाइम भी बचेगा, पैसे ही बचेगा। व्हेन एक्सपोर्टिंग organization find foreign markets open up grow big, they may naturally look at the overseas manufacturing plant sales branches to generate higher sales and better cash flow. जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपका कैश फ्लो अच्छा होता जाएगा, आपका मार्केट अच्छा होता जाएगा, आपको नए कस्टमर मिलते जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर Hyundai का एग्जांपल है, आपका होमवर्क एक बार रीड कर लेना। उसके बाद द राइज ऑफ द सर्विस टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर in the world economy and the regional economy integration which has involved both the world largest economy as well the certain developing economics. आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को
लिटरली कई बार तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान था, हम खुद भी पढ़ सकते हैं। लिटरली सुनो एक बार दोबारा से क्या कहा, द राइज ऑफ द सर्विस टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब क्या होगा कि लेट सपोज जो बंदा लेट सपोज एप्पल का फ़ोन चला रहा है, तो वो एक्सपेक्ट ये करेगा कि बाकी जो फ़ोन है वो भी एप्पल जैसे फ़ोन हो। अब जैसे मारुति की जो कार की सर्विस है, अब इंडियन कंज्यूमर ये चाहते हैं कि बाकी जैसे फोर्ड कार है और जो बाकी कारें हैं वो भी अगर इंडिया में आती हैं तो हमें इसकी जैसी ही सर्विस दे। तो इससे क्या होता है, एक ट्रेंड सेट होता है और मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके थ्रू लोग और अच्छे काम को मार्केट में लेके आते हैं। ओके, उसके बाद है द अपेरेंट एंड रियल कोलैप्स। The apparent and real collapse of international trade barriers redefine the roles of the state and industry. The trend is towards increased privatization of manufacturing and services sector. Less government interference in business decisions and more dependence on the value-added sector to gain marketplace competitive. वो ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ चीज़ें अब जब आप ग्लोबल होगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हो या पब्लिक रखना चाहते हो। दोनों में अंतर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में आपका कंट्रोल रहता है, आपको चीज़ें कब कहाँ कैसे इंप्रूव कर रही हैं, आपको किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेट सपोज अगर मेरा ये पेन खराब हो गया है, अगर ये 10,000 का पेन है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ, मेरा खराब हो गया, मैं अमेजोन से ऑर्डर करके नया मंगा लूँगा। लेकिन वही ये पब्लिक सेक्टर है तो मुझे एक भी चीज़ नहीं करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से वो ये कह रहा है कि आपको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। और जैसे जैसे गवर्नमेंट की भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज होती हैं उनको भी आपको समझना पड़ेगा। लास्ट ग्लोबलाइजेशन हैज मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस टू वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी थ्रेट एंड लेवरेज देयर रिस्पेक्टिव कंपैरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर ये क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि आपको अलायंस का मौका मिलता है। सर ये अलायंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस? तो सर ये अभी आप सीखोगे लेटर ऑन, नॉट नाउ, ये आप सीखोगे थोड़ी देर बाद में। सर कहाँ सिखाएंगे, ये मैं आपको एक्सपेंशन में सिखाऊंगा, ग्रोथ स्ट्रेटजी वहाँ सिखाऊंगा। सर ये कहाँ है, ये है चैप्टर 4 में। सर कुछ आइडिया तो दे दो। हाँ बिल्कुल देता हूँ। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या है कि कुछ स्मॉल प्लेयर होते हैं। स्मॉल प्लेयर की दिक्कत ये होती है मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि कस्टमर उन पर रिलाई नहीं करते, उनका प्रॉफिट डाउन होता है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे मार्केट प्लेयर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं और एक ऐसा एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं कि सेगमेंट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, तो अभी हमें 22 मिनट्स हुए, एडीएल मैट्रिक्स पे चलेंगे, बट पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं देख लूं कि कौन से क्वेश्चन मेरी साइड से छूटे हैं आपको लेके। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 स्वॉट एनालिसिस। अब आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब आप जानते हो, स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या स्ट्रेटजी होती है वो जानते हो, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो जानते हो। ये लिख दोगे, आपके 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है और उसका मैट्रिक्स। सर ये पूरा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, ये आपके समझने के लिए, बस ये अंदर का कंटेंट आपके समझने के लिए है, इतना ज़्यादा इतने आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टारबक्स का लिया हुआ है। अगर उसने कहा कि एक्सप्लेन द स्वॉट एनालिसिस विथ एनी, यू कैन से, आप ये कह लो कि आप स्वॉट को समझाओ किसी एग्जाम्पल से, तो आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो एप्पल का, स्टारबक्स का। अगर नहीं ज़रूरत है, ऐसे नहीं पूछ रहा है तो नॉर्मल लिख के आ जाओगे, चलेगा। ठीक, उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस के बारे में कहा है, सिग्निफिकेंस बताओ क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे इसने बताए हैं कि भैया हमें फ्रेमवर्क, लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प मिलती है, कंपैरेटिव हम एनालिसिस कर पाते हैं और स्ट्रेटजी पता कर पाते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो लगानी है। सर ये वाला पॉइंट जो है इसको 5 स्टार कर लेना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम में स्वॉट आप लिखाओगे, लेकिन ये जो की रीज़न है इसमें आप गलती कर दोगे और मार्क्स कट सकते हैं। इसके बाद है टू विच इंडस्ट्री द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब मजा आएगा। अब ये केस स्टडी, आ जाओ सर। कह रहे द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली है वेयर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग इन अ फास्ट इंक्रीजिंग, अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता और ये अब तक 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। अभी यहाँ पे तो 2010 लिखा है, मैं अभी एक बार और दिखा दूंगा, 1-2 बार और थे तो मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा एक ही क्वेश्चन को कितनी बार टाइप करवाऊँ। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। कह रहा है कि किसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए थ्रेट है, बताओ। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है कि मियाँ बीबी अलग रहते हैं और साथ साथ रहते हैं, बट उनकी फैमिली उनके साथ नहीं रहती। जैसे उनके मम्मी पापा, लड़के के मम्मी पापा साथ नहीं है,
लड़का और लड़की साथ है, मतलब हस्बैंड वाइफ साथ हैं और वो जॉब करते हैं। सर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, थ्रेट आप बताओगे, अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूँ। सर जॉब करेंगे, हाँ सर, तो पैसा आएगा सर, वाह सर, पैसा आएगा तो कपड़े खरीदेंगे सर, ओके, ड्रेसेस, फोन्स वगैरह खरीदेंगे, हाँ सर। जॉब करते हैं तो उनके पास खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह ज्वाइन करेंगे, तो ये भी खर्चा है सर एक तरीके का, ओके। अपॉर्चुनिटी क्या है सर, अपॉर्चुनिटी मैं बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर वो लोग खाना नहीं बना सकते तो या तो उन्हें मैड रखनी पड़ेगी, या तो किसी होटल आसपास से बात करनी पड़ेगी कि भैया इस समय में ब्रेकफास्ट या लंच है वो भिजवा देना, या डिनर हमें भिजवा देना, हम थक जाते हैं, ओके। घर की साफ सफाई का टाइम नहीं होगा, मैड चाहिए ताकि घर की साफ सफाई करे। बच्चे होंगे, बच्चे संभालने के लिए भी आया चाहिए, तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। सर सच में जो आप बोल रहे हो वो आंसर है? हाँ सर, आइए रीड करो आप, अभी आप रीड करो, आप खुद कहोगे कि इतना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आइए, अगर कोई बंदा पहली बार अगर पढ़ रहा है ना एसएम, तो वो सच में कहेगा सर इतना आसान है एसएम। देखो कहते हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली वर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग इज फास्ट इंक्रीजिंग एंड अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट व्हिच एनेबल इट टू द स्ट्रेंथन इज position. On other hand, a threat in an unfavorable condition in the organization environment which cause a risk for or damage to the organization position. Different development in the environment can offer different opportunity and threats to business. तो सर इसमें था क्या? उसमें कुछ भी नहीं था, इसमें बस ये बताया है कि अपॉर्चुनिटी कब होगी और थ्रेट कब होगी। अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो फेवरेबल है, और जो फेवरेबल नहीं है उनके अनफेवरेबल है, उनके लिए थ्रेट है, ओके। इन द सोशल इन्वायरमेंट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर फैमिली दैट इज अवे फ्रॉम द जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये क्या कहता है कि अब समझो यहाँ पे ऑफ्टन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग हैविंग अ डबल इनकम इंक्रीजिंग, पैसा बढ़ रहा है सर, देयर स्पेंडिंग कैपेसिटी, और खर्च करने की पावर भी बढ़ रही है, ओके। सच डेवलपमेंट ब्रिंग डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू द डिफरेंट बिजनेस सच एज रेडी टू ईट फूड, मतलब वही वो कह रहे हैं फास्ट फूड वगैरह खाना स्टार्ट कर देंगे, बाहर से खाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि घर में बनाने का टाइम नहीं है। डिश वॉशर, बर्तन कौन धोने में मेहनत करे, डिश वॉशर होगा। वॉशिंग मशीन्स होगी, कौन कपड़े मतलब इतनी मेहनत करे धोने में, वॉशिंग मशीन में लगा दिया, 5 मिनट में धुल के साफ। क्रचेज होंगे चिल्ड्रंस के लिए एंड सो ऑन। इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी है सर इसमें, क्या है सर, कहता है कि एट सेम टाइम सच डेवलपमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ थ्रेट टू द ट्रेडिशनल रॉ फूड सप्लायर्स, किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। कह रहे रॉ फूड सप्लायर मतलब अब वो राशन की दुकान पे जाके आटा नहीं खरीदेंगे क्योंकि बनाना नहीं है, बाहर से खा लेना है। रिन नहीं खरीदेंगे, निरमा नहीं खरीदेंगे क्योंकि धोना नहीं है। समझो आप कि वो अगर लॉन्ड्री से अगर धुलवाने लग गए कि हम अपने कपड़े बाहर धुलवाएंगे, अगर वो वॉशिंग मशीन रखेंगे तो मैड नहीं होगी, मैड होगी तो वॉशिंग मशीन नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा सोच के आपको लिखना पड़ेगा, आप कर लेंगे, अब आप कर लेंगे, आपको एक आइडिया मिल गया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है टू विच इंडस्ट्री द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ऑफर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, बताओ सर। इंक्रीजिंग ट्रेड इन इंडिया, ऑर्गेनाइज आईपीएल, टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। सर आईपीएल स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं? स्ट्रेंथ नहीं सर, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ओके। देखो सर अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म बढ़ेगा, ओके, टूरिज्म की वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ओके। थर्ड, अगर वो आएंगे तो भारत में घूमेंगे भी, हाँ सर, तो और पैसा खर्च करेंगे, ओके। फोर्थ, होटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हाँ ये तो आपने अच्छा कहा सर, काफी अच्छे पॉइंट बता दिया आपने, हाँ अब मैं दिखाता हूँ आपको, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो उसने कहा कि स्पोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा, स्टेडियम को फायदा होगा, क्यों, लोग आएंगे बैठेंगे, स्टेडियम को फायदा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी। स्पोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा, वो नाइकी के शूज, नाइकी की टी शर्ट लॉन्च करेंगे, नाइकी की टी शर्ट कैप लॉन्च करेंगे, अलग अलग नाइकी की वॉच लॉन्च करेंगे कि स्पोर्ट्समैन हो तो ये पहनो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम, मीडिया इंडस्ट्री को, गौर से देखिए इस खिलाड़ी को लगता है आज ये 6 मारेगा, अब अगर 6 नहीं मार पाया तो भी 4 दिन चलेगा, हमें उम्मीद नहीं थी धोनी से, सचिन से, बताओ आउट हो गए, और मार दिया तो भैया यही हैं देश के बच्चे, यही कुछ कर सकते थे। टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, उन लोग को भी फायदा होगा। तो सर आपको लग नहीं रहा है नाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? केस स्टडी थी सर ये, और एग्जाम में आती है, ओके। उसके बाद है हाउ द टॉस मैट्रिक्स एंड इंप्रूवमेंट ओवर स्वॉट एनालिसिस। कह रहे हैं टॉस मैट्रिक्स एंड इंप्रूवमेंट ओवर द स्वॉट एनालिसिस के बारे में वो कह रहे हैं कि टॉस मैट्रिक्स एंड इंप्रूवमेंट ओवर द स्वॉट एनालिसिस,
कि टॉस मैट्रिक्स कैसे बेहतर है शॉर्ट एनालिसिस से, बताओ। तो अभी हमने पढ़ा था, वो आप लिख सकते हो, तो मैं दोबारा से नहीं डिस्कस कर रहा सेम थिंग को, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस हम कर चुके हैं, एसबीओ हम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर्व हम कर चुके हैं, पीएलसी कर चुके हैं। इसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। उसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन था, हमने ये भी देख लिया। ये भी क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा। एंस ऑफ प्रोडक्ट बनाना था सर, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद इसने कहा एंस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन, ये भी हो गया। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया मार्केट ग्रोथ का। इसमें हम अब कौन कौन से कर सकते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन लग रहा है आपको सर ये दिख सकते हो, अब बी क्वेश्चन नंबर इसमें सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। आंसर द क्वेश्चन 2 to 3 सेंटेंसेस ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, ठीक। एफ आपके होमवर्क में आ गया। वैल्यू चेन मनी ये बाद में करेंगे। देखो सर एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर केस स्टडी। क्वेश्चन ये है, टू विच इंडस्ट्री द फॉलोइंग एनवायरमेंट चेंज विल ऑफर अपॉर्चुनिटी एंड ये हटा दो, बट एंड थ्रेट रहने दो। नेम एनी टू इंडस्ट्री इन ईच केस, गिवन रीजन ऑफ योर आंसर। वो कह रहे हैं किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए थ्रेट है, आप बताओगे। मैं आंसर इसमें नहीं बताऊंगा, इस बार आप खुद से सोचोगे और इसका आंसर खुद से पढ़ना है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डोमेस्टिक एयर फेयर्स स्पेनिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। वो ये कह रहे हैं कि जो एयर एयरलाइंस होती थी उसका किराया घट गया है। बताओ किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, पैसेंजर के लिए अब वो ज़्यादा फ्लाइट है ट्रैवल करेगा, अगर वो बस से जाता था ट्रेन से जाने का किराया 1000 रुपये, फ्लाइट भी 1000 की होगी। बताओ किससे जाओगे, फ्लाइट से, टाइम बचेगा। तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको। देखो मैं आपको कितना भी समझा लूँ, जब तक आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करोगे हेल्प नहीं मिलेगी, और जिस दिन आप अपना ब्रेन यूज़ करोगे ना यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स। कट इन द इंटरेस्ट रेट्स बाय बैंक। बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, खर्चे ज़्यादा करेंगे, घर ज़्यादा बनाएंगे, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। बस ऐसे सोचना है आपको। इसका आंसर अब मैं रीड नहीं करूँगा, अब आपको देखना है। अब ये क्वेश्चन रिपीट था, आप देख सकते हैं। उसके बाद है सेम क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, न्यूक्लियर फैमिली वाला क्वेश्चन अगेन है, ये आपका होमवर्क डाल रहा हूँ मैं, एक बार आप देख लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन 24, अभी नहीं कर सकते सर, बाद में करेंगे चैप्टर एंड होने पे। 24 नंबर पे ये क्वेश्चन गलत मार्क हुआ, इसको 25 कर लेना, सुभिक्षा का है। और ये अभी नहीं करेंगे सर, बाद में करेंगे इस चैप्टर के एंड में, हाँ। फिर ये क्वेश्चन गोदरेज का है, इसको भी हम अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे सर, बाद में, एट द एंड, चैप्टर खत्म होने की बात, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आएंगे। ओके, फिर है शार्प कॉर्पोरेशन, एक और क्वेश्चन, तो ये भी हम कब करेंगे, चैप्टर एंड होने पे। और उसके बाद एमसीक्यू वगैरह चैप्टर जो है वो अब हम आ रहे हैं एंडिंग पे। ओके, अब मैं देख लेता हूँ। अब मुझे आपको एक टॉपिक कराना था, ईडीएल मैट्रिक्स। यस, एडीएल मैट्रिक्स सर एग्जाम में कैसे आता है, क्या आता है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना करके जाना, दैट्स इट। ये मैट्रिक्स दो तरीके से पूछा जाता है, या तो कम्पिटिटिव पोजीशन पूछ ली जाती है तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करो, अगर इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल पूछ ली जाती है तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करो। इसके अंदर फिल करने का काम कभी भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी मैं पूरी चीज़ समझाऊंगा एक बार आपको, और उसके बाद चैप्टर के लिए अलविदा। अभी नहीं होगा, अभी 2 से 3 पार्ट और लगेंगे, स्टार्टिंग के टॉपिक को पढ़ना है। और हाँ, ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। सर सबसे पहले बात तो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है, जिसमें एम्ब्रॉनिक, ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग के बारे में बताया गया है। और ये आपने मेरे साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो एक वर्ड पढ़ा था उसमें आपने 4 स्टेजेस सीख लिए थे। एम्ब्रॉनिक में तो होता है स्टार्टिंग, ठीक है, तो इधर मुझे कुछ बताना नहीं है। तो ये जब आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सीखा था तो मेरे साथ देखा था कि भैया स्टार्टिंग का फेज़ होता है, ग्रोइंग का फेज़ होता है, मैच्योरिटी का फेज़ होता है और डिक्लाइन का फेज़ होता है। तो यहाँ तो मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं है कि 4 एलिमेंट क्यों दिए हुए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ऑलरेडी मैंने बना के एग्जाम में क्या लिखना है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद यहाँ पे जब बात आ रही है कम्पिटिटिव पोजीशन की, तो सर ये वाले पॉइंट आपको समझना है कि भाई डोमिनेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है, टेनेबल क्या होता है और वीक क्या होता है। सर जब हम बात करें डोमिनेंट की, तो ये आप इस तरीके से कहते हो कि ऑलमोस्ट मोनोपोली, कि भैया इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट मोनोपोली यानी इनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, क्या एग्जांपल आप दे सकते हो, मैं आपको दिलवाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटेल प्रोसेसर की अगर आप बात करो तो उसका कंपटीशन आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई भी कंप्यूटर खोल लो आपको इंटेल के ही प्रोसेसर हर जगह दिखाई देंगे, इसलिए इसका मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि ये डोमिनेंट पोजीशन में है। अगर मैं आपसे स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो सर आप बैंक में SBI का एग्जांपल ले सकते हो और फ़ोन में एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो। मतलब ये क्या कहता है, दे हैव कंपटीशन। सर ये कैसे बोलते हैं जरा सुनिएगा, दे हैव कंपटीशन। ऐसा नहीं हम कह रहे कि हमारे पास कंपटीशन नहीं है, हमारे पास है, कंपटीशन है, दे हैव कंपटीशन, बट does not impact on company। मतलब इनके पास कंपटीशन तो है, SBI का कंपटीशन है, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बैंक में अपने आप राजा है। एप्पल की कंपटीशन है, फोन है, MI है, ओप्पो है, लेकिन ये अपने आप में राजा है, इनको कोई भी compete नहीं कर पाता क्योंकि इनके पास अपनी ही स्ट्रेटजी होती है जीतने की। सर फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है? तो सर फेवरेबल कंडीशंस के लिए आप बोल सकते हो, फेवरेबल में आपको मैं बोल सकता हूँ सैमसंग कंपनी फेवरेबल कंडीशन में। इंडिगो एयरलाइंस जो एयरप्लेन में आती है वो आपकी फेवरेबल में है। सर आप ICI जो आपका बैंक है ICI ये फेवरेबल में है। सर इनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, ये कहते हैं दे हैव कंपटीशन, ठीक है, दे हैव कंपटीशन, ऐसा नहीं है कंपटीशन ये, दे हैव कंपटीशन, कंपटीशन है। एंड इन्फ्लुएंस ऑल्सो, यानी कंपटीशन का प्रभाव भी इन पे पड़ता है। ऊपर वाले में क्या था, कंपटीशन का प्रभाव नहीं पड़ता, डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। इसमें क्या है कि कंपटीशन का प्रभाव पड़ता है, बट हैव समथिंग स्पेशल, स्पेशल कह लो या फिर यूनिक कह लो, ठीक है, या फिर फेवरेबल कह लो टू सरवाइव। मतलब इनके पास कुछ तो है मार्केट में अच्छा सा, या गुडविल कह लो, नेम कह लो, फेम कह लो, कुछ तो है, इसलिए लोग इन्हें मार्केट से बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद सर टेनेबल। अभी टेनेबल कौन है सर? टेनेबल के सर एग्जांपल आप दे सकते हो क्या हमें? सर टेनेबल के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दूंगा सर। टेनेबल के आप एग्जांपल, सर टेनेबल में आप एग्जांपल लिखिए नोकिया, बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। नोकिया कहता है मार्केट शेयर इज डिक्रीजिंग, बहुत तेजी से कम होता है, नॉट इनटू द लॉसेस, कि मार्केट शेयर तो घट रहा है लेकिन वो लॉसेस में अभी भी नहीं आए हैं, ठीक है। एंड हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिग कंपटीशन। मतलब जो कंपटीशन है आपका, ये उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कंपटीशन से भी प्रभावित है और मार्केट शेयर भी घट रहा है। बस एक ही इनकी खास बात है कि ये नॉट इनटू दी लॉसेस है। और इसी का सेम कर दूं वीक में, अगर मैं कह दूं इनटू दी लॉसेस, ठीक है, इसमें सेम लिख दो, जो लिखा मैंने यहाँ पे सेम लिख दो, बस यहाँ पे लिख दो इनटू दी लॉसेस, कि जब आप लॉस में चले गए तो वो हो जाता है वीक। सर एग्जाम्पल किंगफिशर, क्या एग्जाम्पल हो गया? किंगफिशर, ठीक है सर, ठीक है सर, क्या एग्जाम्पल हो गया आपके पास? किंगफिशर। तो आप वीक में आ गए। तो सर अगर अब सर ये सेल कैसे भरे, आपने ये पांचों बात सीख ली, आपने 5 इधर के पोजीशन सीख लिए और आपने यहाँ के 4 स्ट्रेटजी सीख लिए। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में कभी भी ये भरने के लिए कहेगा ही नहीं, सच बता रहा हूँ, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ये सारे सीखने के बाद एक बार ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लो आप, जो यहाँ पे आंसर में लिखी गई हैं, ठीक है। आपके मार्क्स, आपके पूरे जो भी मार्क्स एडीएल मैट्रिक्स से यहाँ से चालू होते हैं, ठीक है, वो आपको पूरे मार्क्स आपके पॉकेट में देके जाएगा, क्योंकि आपने निचोड़ सीख लिया। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, एसबीआई, एप्पल, ये सारी बातें यहाँ पे आप लिख के आ जाना, ठीक है। बस इतना सा मुझे बताना था, और इसमें कुछ भी स्पेशल बताने लायक, सर ये अलग अलग बताओ ना पोजीशन, आपसे पूछेगा ही नहीं ऐसे। पूछो क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम 5 to 8 मार्क्स में पूछ सकता है, और 5 to 8 मार्क्स में 20 सेल्स डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल फॉर ICI, और वो इसलिए आपसे पूछेगा नहीं। सर हमें पढ़ना हो तो, सर मैंने आपको समझा दिया। अब आप खुद सोचो, डोमिनेंट में अगर एम्ब्रॉनिक है, मतलब स्टार्टिंग है तो ये होगा, डोमिनेंट में अगर ग्रोथ है तो ये होगा, मतलब डोमिनेंट में एम्ब्रॉनिक है तो ये, डोमिनेंट में ग्रोथ है तो ये, डोमिनेंट में मैच्योर है तो ये, डोमिनेंट में एजिंग है तो ये, बस ऐसे। इसी तरीके से इसकी 2 बार रीडिंग देनी है।